हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की जो क्लास है वो हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और इसके बाद पास एडजस्टमेंट वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग बच्चों जो आज करने वाले हैं आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग कर रहे हैं गुडविल के बारे में। आज की क्लास गुडविल के लिए है। तो बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर आप लोग सब जानते हैं गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस के लिए गुडविल बनाई जाती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, गुडविल का नाम नाम बनाते हैं और आज एक गुडविल हो जाती है। और उस गुडविल को अगर कोई पार्टनर एंटर करना चाहता है बिजनेस में, तो एक गुडविल जितना होता है उसका हिस्सा उसको देना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो गुडविल का हिस्सा लेके जाता है। सो एक्चुअल में बच्चों गुडविल गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल की अगर मैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक गुडविल का मतलब एक फैक्टर्स दैट अफेक्ट गुडविल है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ये दो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ इन दोनों चीजों के बारे में फैक्ट गुडविल आप लोग जानते ही हैं। गुडविल एक जब हम लोग बात करते हैं कोई रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, एक रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको गुडविल कहते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल जहां पे हम लोग प्लेस, जहां पे हम लोग ओनर और प्लेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन ऑफ द बिजनेस हो गया। तो इन सब चीजों की बात करते हैं जिसकी वजह से गुडविल या तो बढ़ जाती है या गुडविल की वैल्यू डाउन भी होती है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज का जो मुद्दा है वो है गुडविल की वैल्यूएशन। पहले वैल्यूएशन देखेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे बच्चों। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं सारे कि गुडविल की वैल्यूएशन 3 मेथड से होती है, जबकि हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर 4 मेथड्स पढ़े हैं। कितने मेथड्स पढ़े हैं? 4। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड और इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एन्युटी मेथड। बच्चों 4 मेथड जिसके बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड एक सिंपल सा मेथड है जहां पर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है कि नहीं? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। अब दिक्कत क्या है? एवरेज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और वेटेड। अब आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, वेटेड एवरेज वहां पे लगाया जाएगा वेयर देयर इज अ ट्रेंड इन प्रॉफिट। बच्चों ट्रेंड का मतलब क्या होता है? या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले प्रॉफिट पिछले 2000, अगर मैं 2010 की बात करूं तो 2010 में मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए था। 2011 में 110 करोड़ हो गया, 2012 में 120 हो गया। इस तरीके से प्रॉफिट ना एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। प्रपोर्शन सेम नहीं, जरूरी नहीं है, बट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट डिक्रीजिंग में जा रहा है सर, तब भी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को यूज कर सकते हैं। बट जब प्रॉफिट कभी फ्लक्चुएट, कभी तो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, कभी 20 करोड़ का प्रॉफिट है, कभी 140 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कभी 10 करोड़ का प्रॉफिट है, इस तरीके से अगर आए तो हम लोग वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेयर देयर इज नो ट्रेंड सिंपल एवरेज, वेयर देयर इज अ ट्रेंड तो हम लोग क्या लाएंगे? वेटेड एवरेज। नाउ ट्रेंड का लॉजिक ये है भाई, देखो ऐसा है, ट्रेंड इसलिए बोला जाता है, ट्रेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो आप लोगों को पता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर जो ईयर दिए होते हैं
प्रॉफिट्स दिए होते हैं, मतलब ईयर 1 2 3 4, अगर 4 सालों के, पिछले 4 सालों के ईयर दिए हुए हैं और उसके चारों सालों के प्रॉफिट दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सम करते हैं बच्चों, और इस सम को हम लोग सिंपली एवरेज कर देते हैं, मीन वाला। तो भाई अगर ये मान लो, अगर ये 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है बच्चों, 4, तो कितना आ जाएगा ये 25। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हम बाद में क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है, कितने साल आपका फर्म एक्सपेक्ट करता है कि ये गुडविल, ये यही वैल्यू कितने साल आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको यही एवरेज प्रॉफिट मिलता जाएगा, हम उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में तो आपको यही, अच्छा एक बात का आपको ध्यान देना है, जो यहां प्रॉफिट की बात होती है ना बच्चों, इस प्रॉफिट में हमें एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करना है। क्या करना है हमें, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट, मतलब क्या है कि भाई अगर अगर मान लो किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ा गेन हो जाता है किसी ईयर के अंदर, मान लो ईयर 2 में, उसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा होगा, हम एबनॉर्मल गेन को हटा देंगे बच्चों। हमें जो ये प्रॉफिट चाहिए वो एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए। कौन से प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब लोग लिख रहे होंगे, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा भाई, लिखना होगा साइमल्टेनियसली, रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगाना है, जब क्या होगा, ट्रेंड होगा। क्या होगा, ट्रेंड होगा। और अगर ट्रेंड होगा तो ईयर के बाद जब आप प्रॉफिट लिखते हो कि उस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, आप यहां पर एक वेट्स दोगे। क्या दोगे, वेट्स। इज दैट क्लियर। वैसे क्वेश्चन में लिखे होते हैं वेट्स कितने दिए, बट अगर क्वेश्चन में ना लिखे हो तो आप ईयर 1 2 3 4 के लिए वेट्स 1 2 3 4 दे सकते हो। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में वैसे मेंशन होता है, बट अगर नहीं दिया हो तो आप लोग वेट्स इसी तरीके से लेना। इस वेट का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर होने के। जनरली जो करंट ईयर के प्रॉफिट होते हैं, जो पिछले साल के प्रॉफिट होते हैं, उसी के अगले साल में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको वेटेज ज्यादा देते हैं। तो अगर मैं ये कहूं ईयर 1 को मैं 1 नंबर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये जो सबसे पहला ईयर आया था ना, सबसे पहले वाला ईयर 1, उसका वो वाला प्रॉफिट इस साल में होने के चांसेस कम है। मैंने ईयर 2 को 2 नंबर दिए, इसका मतलब है कि मैं उसको इससे ज्यादा प्रेफरेंस, ईयर 1 से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं। ईयर 3 से ज्यादा प्रेफरेंस थर्ड वाले को दे रहा हूं, 3 नंबर दिए और इसको 4 नंबर दिए। मेरे कहने का मतलब समझ गए। अब हमें क्या करना है, जब वेट कर लेते हैं तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये जो x है इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करो और यहां से वेट्स को कैलकुलेट करो, और फिर आप निकाल लोगे बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट समेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट आप गुडविल निकाल सको। एवरेज प्रॉफिट, फिर से बोल रहा हूं, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। सिंपल वाले में ट्रेंड जब नहीं होगा, जब भी कोई ऊपर नीचे, कभी प्रॉफिट अगले साल बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसा कभी होगा, तो आप सिंपल एवरेज निकालोगे। और अगर अगर आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कभी ट्रेंड दिख रहा है, कभी इंक्रीजिंग हो रहा है, कभी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे बच्चों। और वेट्स में आप लोग वेट देने पड़ते हैं 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका, देखो यही दो ही तरीके हैं, 1 2 3 4 होगा या 4 3 2 1 होगा।
वेट्स दैट डिपेंड कि आप क्या उम्मीद करते हो कि आपको अगले साल का प्रॉफिट कितना होगा, वो कंपनी डिसाइड करती है, फर्म डिसाइड करती है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट कर पाते हो तो प्लीज फोटो खींच लिया करो ताकि आप लोग आगे बढ़ सको साथ साथ ही। जी बच्चों, तो हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट देखा। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड? सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट में? आओ बच्चों देखें सुपर प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ना बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट्स की, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है बच्चों जब नॉर्मल से ज्यादा कमाओ। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब नॉर्मल से ज्यादा कमाओ। गुडविल कैसे निकालूंगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इससे मेरी गुडविल आ जाएगी। दिक्कत ये नहीं है बच्चों, दिक्कत गुडविल नहीं है, दिक्कत है सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे एक बात बता दो बच्चों, क्या एवरेज प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है या फिर मार्केट वालों का प्रॉफिट है? आपका प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट है। ये वो एवरेज प्रॉफिट है जो आपके पिछले 4-5 साल जो भी आपको प्रॉफिट्स गिवन थे उसका एवरेज है। अब अगेन बच्चों का सवाल होता है सर यहां पर सिंपल लेंगे या वेटेड? तो मैं फिर से बोलूंगा, अगर ट्रेंड होगा, अगर ट्रेंड होगा तो आप वेटेड लेंगे, अगर ट्रेंड नहीं होगा तो आप सिंपल लेंगे। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करो ना। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ईयर गिवन होंगे, आ जाएगा। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आओ बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट भी देख लें। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या आएगा बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। लॉजिक बहुत सिंपल है भाई। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मली मेरी इंडस्ट्री कितना कमाती है। इंडस्ट्री समझते हो बच्चों? अगर मैं आज एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मेरे जैसे लोग इस इंडस्ट्री में कितना कमाते हैं मैं उसको नॉर्मल बोलता हूं। और अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट उस नॉर्मल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है बच्चों उसको मैं सुपर प्रॉफिट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सुपर प्रॉफिट। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में पिछले 2 सालों के आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हो, इस साल का भी दिया हो और पिछले साल का भी, तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर लेना बच्चों। इज दैट क्लियर? अगर इस साल का दिया हुआ है तो वो इस साल का क्लोजिंग हो जाएगा, पिछले साल का दिया तो वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से एवरेज आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दो कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हो तो। अगर नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड सर निकालते कैसे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा, आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा जिसके अंदर आते हैं इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं बच्चों। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आप लोगों ने इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना है। अब इक्विटी मतलब यहां पर कैपिटल, जो आपका पैसा लगा हुआ है। अब दिक्कत क्या होती है कि इस पार्टनरशिप फर्म के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म की कैलकुलेशन के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो जो है कंपनी के अकाउंटिंग के लिए तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस यानी शेयर होल्डर्स फंड्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम लोग पार्टनरशिप के लिए निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ वो कैपिटल आएगी जो आपका लगा हुआ है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कंपनी के अकाउंटिंग में यूज होगी, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ जो कैपिटल अगर निकालना भी पड़े तो कैपिटल सिर्फ आपके वाला कैपिटल, आपने बिजनेस में कितना लगाया। मान लो आपने पैसा बिजनेस में 10 लाख लगाया,
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है 10%, तो कितना कमा रहे हो नॉर्मली लोग, कितना कमा रहे हैं 1,00,000 रुपए। बट मान लो आप 1,20,000 कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप सुपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे। यस, आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। कितना बड़ा सुपर प्रॉफिट है 20,000, और उस 20,000 को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ कितने साल आपको उम्मीद लगती है कि ऐसा होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो गुडविल आ जाता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? चैट में जवाब देंगे बच्चों, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, चैट में जवाब देंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे क्या करें। अब हम लोग कर रहे हैं ये जो मेथड है जो हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। सर ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? सर कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? हम कैपिटलाइज कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट को, और ये पता लगा रहे हैं कि उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ता है। मैं उसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता हूं। मेरे कहने का मतलब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैपिटलाइजेशन में दो मेथड लिखे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। बच्चों क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में? एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट होगा, उसकी कैपिटलाइजेशन कर देनी है। मतलब उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, आओ जरा देखें, और मैंने कितना पैसा लगाया वो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं बच्चों, हम लोग इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आओ देखें। सिंपली आपको निकालना क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो आप लोग जानते हो, या तो सिंपल एवरेज वाले तरीके से या वेटेड एवरेज वाले तरीके से। अब आप कहोगे सर सिंपल या वेटेड कौन सा? बेटा मैं फिर से बोलूंगा, सिंपल तब लगाना है जब ट्रेंड ना हो, वेटेड तब लगाना है जब ट्रेंड हो। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है आप लोगों ने, बहुत खुशी की बात है। उस एवरेज प्रॉफिट से आपको यह पता लगाना है कि अगर आज मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूं, लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ता है। मेरे को गुडविल निकालनी है ना, मैं आपको गुडविल का फॉर्मूला बताने वाला हूं, बट लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, एवरेज प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं, उसको कमाने के लिए लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर मैं आज कितना कमा रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, कि मान लो अगर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को इस 10 लाख रुपए को कमाने के लिए पता है कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए। लोगों को इतना लगाना पड़ रहा है। अब तुम कहोगे सर आपने कितना लगाया, बस यही तो गुडविल है भाई, मैंने कम लगा के भी उतना कमा के दिया। आपने ज्यादा लगाया तो आपने कितना लगाया, हम उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मतलब जितना आप लगा रहे हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वो है जो आपका पैसा लगा हुआ है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, वो दिया ही होगा क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा आप कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस कर लो, तो या ये वो पैसा है जो लोगों को लगाना पड़ता है। मान लो आपने 90 लाख रुपए लगाए थे, तो भाई देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक, लोगों ने 1 करोड़ रुपए लगाए तो 10 लाख रुपए कमाएंगे। मैं 90 लाख रुपए लगा रहा हूं और मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मैंने 10 लाख रुपए का मेरे को बचत जो हो रही है, वही तो मेरी गुडविल है। समझ में आ रहा है बच्चों? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दिस आई हैव शोन कि कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कोई डाउट?
बेटा कोई डाउट हो तो चैट पे जवाब देंगे प्लीज, चैट पे। नाउ नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ बेटा प्रिया बोलो, मैसेज लिखो बेटा, मैसेज में लिखो। मैसेज में लिखो प्रिया। रेमुनरेशन दिया होता है पार्टनर्स का, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। मुझे जो लग रहा है आप ये कह रहे हो जो पार्टनर्स का रेमुनरेशन अगर दिया होता है बेटे, वो एक क्वेश्चन बन गया वो, उसमें बेटे टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट करोगे तो सारी सालों की रेमुनरेशन भी तो माइनस करोगे, या एवरेज प्रॉफिट में से एक साल की रेमुनरेशन माइनस कर दो, बात तो एक ही है। बताओ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऊपर से बाउंस तो नहीं किया, समझ में आया? या तो अगर आप सारों में से माइनस करना चाहते हो तो सारों में से माइनस कर दो, सारे प्रॉफिट उठाओ, सब में से एक एक बार 4 बार माइनस कर दो, अगर 4 सालों का प्रॉफिट है तो। और अगर एक साल के लिए अब सिर्फ एक ही करना चाहते हो, एक ही बार ही करना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल तरीका, एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसमें से माइनस कर दो। बेटा प्रिया समझ में आया? चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होगा? सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा सर। सुपर प्रॉफिट सर कैसे आता है बेटे? अभी तो बताया मैंने आपको सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इससे क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट, है ना। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आया बच्चों, इस सुपर प्रॉफिट से जो आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अब इसे आप कैपिटलाइज कर रहे हो। ये सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो? ये वो प्रॉफिट है जो आप लोग लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, और इसके लिए आपने कोई पैसा नहीं लगाया, बट लोगों को जो लगाना पड़ेगा, आपके पैसे बच गए सर, आपके पैसे बच गए। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा होगा, मान लो 10 लाख, अगर मैं ऊपर वाले ही सिचुएशन को देखूं, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ रहा है? उसी कैपिटल एम्प्लॉयड 90 लाख रुपए के कैपिटल एम्प्लॉयड से 10% से मल्टीप्लाई कर दो, 9 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। अब मुझे अगर मुझे गुडविल निकालनी है, तो मुझे क्या करना है गुडविल निकालने के लिए बेटा? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने लगाया, मैंने नहीं लगाया बट लोगों को लगाना पड़ेगा। सर लोगों को कितना लगाना पड़ेगा? सर ये देख लो कितना लगाना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो कितना आया बेटा? ऊपर भी तो क्वेश्चन में यही आंसर था। अगर मैं कैपिटलाइज वैल्यू 1 करोड़ ले रहा हूं, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 90 लाख है, तो 10 लाख रुपए तो आंसर था गुडविल का। यहां पर भी 10 लाख ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ, लास्ट मेथड पे चले। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब यहाँ पे इस क्लास में आते हो, तो इस क्लास में उम्मीद करके आता हूं मैं कि भाई आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो, ये रिवीजन है। मेरे को वैसे वेट ज्यादा देर करना ही नहीं चाहिए आप लोगों का, आप लोग पढ़ के ही आओ। आपको पता है अगला टॉपिक क्या होगा, तो आप लोग पढ़ के आओ। समझ में आया? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, हम फटाफट क्लोज कर देंगे कॉन्सेप्ट्स को। मेरे को टाइम बिताना नहीं है इस पर, है ना। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आपकी भी इतनी लंबी क्लास हो। ये वाली रिवीजन क्लास है, क्विकली रिवाइज करके आप लोग बस हर क्लास में क्वेश्चन जब करने बैठो, तो आप मेरी क्लास के बाद बैठो, टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लो मेरी क्लास से पहले, कि सर ने आज गुडविल करवाना है, गुडविल में क्या क्या चीजें करवाते हैं सर, वैल्यूएशन करवाते हैं, एक बारी पढ़ लो भाई वैल्यूएशन में क्या लिखा है। इसके साथ साथ सर गुडविल की जर्नल एंट्रीज करवाते हैं, यहीं पर गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी समझ लो। मेरी बात समझ गए बच्चों? तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके,
सो लास्ट मेथड पे आ जाते हैं बच्चों। लास्ट मेथड जो था वो था एन्युटी मेथड। अब बच्चों को कई बार इस मेथड से परेशानी हो जाती है, बट मैंने आपको बताया था एन्युटी मेथड में क्या करना होता है बच्चों। नंबर गुडविल निकालना है ना हमें, एन्युटी मेथड में गुडविल निकालना है। इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर्स, सम ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर्स, जो भी डिस्काउंटेड फैक्टर्स हैं उसका सम। अब ये डिस्काउंटेड फैक्टर्स क्या चीज है बेटा, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम एक सिंपल सा लॉजिक लेकर चलते हैं कि आज मुझे अगर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अगर मुझे 1 रुपया चाहिए, तो उस 1 रुपए को पाने के लिए मुझे मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 10%, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल होगा सर आंसर बहुत क्लियर है सर 90 पैसा कैसे, सर 90 पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो 1 रुपए बन जाएगा 1 साल के बाद। नहीं बच्चों, गलत जवाब। क्योंकि 90 पैसा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 10% बनता है 9 पैसा, विच विल बी 99 पैसा। मुझे पूरे 1 रुपए चाहिए, मैं पूरे एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, समझ रहे हो। तो 1 साल बाद मुझे 1 रुपए चाहिए, तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट का वो अमाउंट पता लगाना है सर, वो कैसे निकलेगा। उसके लिए ना हम लोग डिस्काउंटेड फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, 1/1 प्लस 10%। प्लीज सब लोग कैलकुलेटर निकाल लेंगे फटाफट, सब लोग कैलकुलेटर निकाल लेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकालो जल्दी। सब लोगों के पास है ये कैलकुलेटर। अब आप लोग क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/1 प्लस आर। तो जब आप ये करते हो तो क्या मैं 10% को, क्या मैं इस 10% को 0.10 कह सकता हूं, बताओ यस या नो, मेरे को चैट में फटाफट जवाब देंगे प्लीज। क्या मैं कह सकता हूं इसको 0.10? तो अगर मैं इसको 0.10 कह दूं तो ये क्या आएगा बताओ, 1/1 प्लस 0.10। तो क्या ये 1/1.10 नहीं हो गया? अगर 1/1.10 करते हो तो कितना आता है बताओ, कितना आता है? 0.9090990। इस तरीके से आपका ये आपका आंसर आ रहा है। सो अगर कोई कह रहा है कि सर 90 पैसा आपका आंसर है तो गलत है। तो ये है वो अमाउंट कि अगर मुझे 1 साल बाद 1 रुपया चाहिए होगा, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मुझे कितना चाहिए होगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, इसको निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट तो आप निकाल ही लोगे। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, प्लीज नोट करना ये स्टेप, आप बहुत गलतियां कर जाते हो। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, स्टेप 2, फाइंड आउट discounted factors of number of years purchased। बेटा अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 साल है, 4 इयर्स है,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एग्जांपल दे रहा हूं कि 4 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा होगा, डिस्काउंटिंग रेट लिखा होगा, वो लिखा हुआ है मान लो 20%। तो मुझे क्या करना है, मेरे को 4 सालों का डिस्काउंटेड फैक्टर निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब ये 20% है, तो मैं क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 का क्यूब। समझ में आ रहा है, 1 प्लस 0.2। अब ये देखो, ये तो आपने कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, आपका आंसर आ रहा है 0.833। सब लोग निकालेंगे प्लीज, 0.833 आ रहा है सबका, आ रहा है सबका। अब आप जब इसको स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने के लिए आपको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, कैलकुलेटर में ही ऑप्शन है। अब इज इक्वल टू दबा दो, उसी के बाद 0.833 आपने कैलकुलेट कर लिया, उसी के बाद एक इज इक्वल टू दबा दो, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होने के बाद आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा, 0.694। इसके बाद क्यूब निकालने के लिए आपको फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 0.578 इज इक्वल टू दबा दो, 0.5787। और लास्ट एक बार और इज इक्वल टू दबा देते हैं, 0.4822। इसका हमें क्या करना है, सम। ठीक है, या तो आप इन तीनों को, चारों को फिर से ऐड करो और सम निकाल लो। ये चीज आप यहां पे भी कर सकते थे कैलकुलेटर पर। जी हाँ, कैलकुलेटर पर आप जब ये निकालते हो ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू के बाद दबाएंगे बच्चों सब लोग m प्लस, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर m प्लस, और अंत में MRC दबा दो, अंत में MRC दबा दो। तो मेरा मेमोरी रिकलेक्ट हो गया 1.75540। तो बच्चों अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट दिया हो, मान लो मेरा सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 1.75540 कर दूंगा तो मेरा गुडविल आ जाएगा। बताओ बात समझ में आती है तो जल्दी जल्दी मुझे चैट में जवाब देंगे प्लीज। मैंने इसमें टाइम ज्यादा लगाया क्योंकि मुझे पता है इसमें डाउट निकल आता है बच्चों को। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अबे तेरी ऐसी की तैसी रिपीट, अबे इतने आसानी से तो प्यार से समझा दिया, और क्या बच्चे की जान लेगा। एग्जाम में पता नहीं क्या तुम करोगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इतने आराम से समझा दिया, इतने आराम से, और कितना आराम। बड़ा ही बुरा हाल है भाई, कैसे पता नहीं कैसे करोगे एग्जाम, कैसे क्वालिफाई करोगे। बहुत आया, ऐसे आशीर्वाद से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इतना इतना इतने सिंपल से तो बता दिया, और क्या यार बच्चे की जान लेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 कर, कितना आता है, जल्दी कर जल्दी। 1 मिनट रह गया हमारे पास इस क्लास के लिए, मैं फिर अगली क्लास में को वो करवाना है। जल्दी बता, 1 बाय 1.22 आ रहा है 20.833। बेटा कैलकुलेटर नहीं है तो फिर छोड़ दे, चलो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो स्टेप 2 हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद आपको वही है, गुडविल निकालना है, तो इसके सम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। ठीक है बच्चों, आपको नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं अब आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा गुडविल। ठीक है, तो बच्चों अब जो है गुडविल की वैल्यूएशन तो हो गई। गुडविल की वैल्यूएशन के बाद अब हमें समझना है कि गुडविल की सर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ऐसा क्यों करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जब भी हम लोग कोई पार्टनर एडमिट होता है या फिर कोई रेशियो में चेंज होता है या फिर कोई रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल की वैल्यूएशन करनी ही पड़ती है। और गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कह रहा है मुझे गुडविल चाहिए, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आप भी उसको फ्री फंड में आने नहीं दोगे, आप भी उसको बोलोगे भाई गुडविल का हिस्सा दे तभी मैं तेरे को आने दूंगा। रेशियो चेंज होती है तो कल को फ्यूचर में अगर गुडविल की वैल्यू अच्छी हो गई, वैल्यू अच्छी हो गई, तो भाई
जब तक वो पार्टनर्स ने जिस तरीके से मेहनत की थी और जिनकी पहले रेशियो थी उतने तक की तो वैल्यूएशन कर देनी चाहिए ना, उसका उसका हिस्सा तो दे ही देना चाहिए। तो इसलिए जब भी रेशियो चेंज होती है हमें ये सब चीजों पर ध्यान देना। हमें बेसिकली, अगर आप बात करो, हमें बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना होता है? गुडविल की ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होता है, हमें ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होता है, रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होता है कि नहीं? हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि चेंज हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ उसमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। बताओ यस या नो? ये वो ट्रीटमेंट है जो कॉमन है, चाहे चेंज इन पीएसआर का केस हो, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ का केस हो। तो मुझे गुडविल ट्रीटमेंट और रीवैल्यूएशन तो करनी ही पड़ेगी, नई पीएसआर निकालनी पड़ेगी और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया होगा जिसमें कैपिटल्स एडजस्ट करके उन्होंने लिखा होगा कि यार नए पार्टनर्स इस तरीके से कैपिटल चाहते हैं तो हमें उस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। और लास्ट में हमें एक नई वाली बैलेंस शीट बनानी होगी नए पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो फाइनली हमें ये 5 चीजें करनी है, 5-6 चीजें करनी है जो हमें क्लोज करना है अगर हमें पूरा पूरी बैलेंस शीट के साथ क्लोज करना हो टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। गुडविल की ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे करें, आओ जरा देखें। गुडविल, गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करवाया था तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। एक केस होता है बच्चों चेंज इन पीएसआर का। अगर मैं चेंज इन पीएसआर का केस बोलूं तो इसमें दो तरह के सिचुएशंस हो सकती हैं। इफ गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हो बच्चों तो हमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, अगर रेशियो चेंज हो रही है तो मुझे जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दी हुई है वो गुडविल, अच्छा बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। उस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। गुडविल का बैलेंस होता है बच्चों डेबिट, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपली उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल है, गुडविल वैल्यूड, वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद हमें उसका कैलकुलेशन करनी है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि पहले रेशियो अच्छा था बाद में रेशियो कम हुआ तो फायदा किसको हो जाएगा? जो जिनको गेन हुआ तो उनको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है उस केस में, हमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा? गुडविल का हिस्सा देगा। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर बच्चों? तो बच्चों दो सिचुएशंस होती हैं पीएसआर जब चेंज होता है, या तो बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा, अगर बैलेंस शीट में दिया होगा तो ये वाली एंट्री पास कर देंगे, और बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया होगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बस सिंपली आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। आपको पता ही है गेनिंग कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं। गेनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर गेनिंग कब होती है? जब ओल्ड क्या हो कम और न्यू क्या हो ज्यादा, तो न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो यही अगर गेनिंग नेगेटिव में आ जाए तो मैं इसको सैक्रिफाइस बोल दूंगा। अगर मैं न्यू माइनस ओल्ड में मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो मैं इसको सैक्रिफाइस बोल दूंगा। अब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है, सर टीएस गढ़वाल में तो हमें सैक्रिफाइसिंग करवाया जाता है। एक ही बात है, अगर आप सैक्रिफाइस करो तो उसका फॉर्मूला क्या करते हो? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर आपको याद हो तो आपको टीएस में क्या करवाया जाता था? गेनिंग। गेनिंग कब होगा? जब यही चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। बात एक ही है, मतलब एक ही, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल। इज दैट क्लियर?
बच्चों प्लीज आप मुझे प्लीज साथ साथ जवाब दे दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। चैट पे प्लीज, चैट पे जवाब दे दो, यस। चलो अब देखो इधर, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर हम लोग अगर आपको याद हो तो हम लोग इसके बाद करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या करते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, उसमें क्या होता है? तो बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है उसमें अगर जो नया पार्टनर आता है तो उससे क्या लिया जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लिया जाता है। तो आप लोग सिंपली इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर नया पार्टनर अपना शेयर लेके आता है गुडविल का, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस या नो? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, प्रीमियम का मतलब है शेयर, गुडविल का हिस्सा। वो जो गुडविल का हिस्सा लेके आएगा, सर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भाई जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से को सैक्रिफाइस किया होगा। जिन्होंने ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिन्होंने कम सैक्रिफाइस किया उसको कम पैसा मिलना चाहिए। समझ में आती है बात? तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इज दैट क्लियर? समझ में आता है? दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट, ये वाला केस भी हो सकता है बच्चों। अगर ये वाला केस होगा तो वही करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ कर दें। ठीक है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनारियो ये बोल दूं, जैसे स्टडी मैट के अंदर कोई दिक्कत आती हो आप लोगों को। कई बार आप लोग मुझसे सवाल करते हो सर ये कई बार जो मैंने स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया हुआ है? कैश डेबिट टू सीधा पार्टनर्स का नाम लिख लिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बताओ कितने बच्चे सहमत है मुझसे इस बात के लिए? ऐसा लिखा हुआ है कहीं ना कहीं? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा ही नहीं, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा ही नहीं, सीधा कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में। लिखा है ना ऐसा? तो बेटा बिल्कुल सही किया हुआ है, गलत नहीं है वो भी। वो भी गलत नहीं है, हम तो गलत कर ही नहीं रहे, वो भी गलत नहीं है जो वो किया है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें लॉजिकली इफेक्ट चाहिए ना बच्चों। इफेक्ट तो यही आ रहा ना कि कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल तो एक सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है कि नहीं? ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसलिए आप कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है। इज दैट क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर पार्टनर, इफ पार्टनर, न्यू पार्टनर does not brings his share of goodwill, वो अपना शेयर नहीं लेके आ पाता, लेके ही नहीं आ पाता। तो भाई लेके ही नहीं आ पाता तो क्या करेंगे? नए पार्टनर, फिर भी हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई टैलेंट हो, भाई हो सकता है उसके पास कोई ऐसा स्किल हो जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हो। इसलिए हमने कहा यार कोई बात नहीं, गुडविल बाद में ले लेंगे, इसे लाने आने दो इसको बिजनेस के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डेटर बना देंगे। क्या बना देंगे? डेटर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेटर बना दिया ना, डेबिट कर दिया। और वो पार्टनर का पैसा हम किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उनकी वजह से ही तो वो आया है यहां पर, सैक्रिफाइस किया इन्होंने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल सा है बच्चों, ऊपर वाली एंट्री देखो, ऊपर वाली एंट्री जैसा ही है, सिर्फ ऊपर वाले के केस में क्या था? वो कैश लेके आ रहा था इसलिए कैश को डेबिट किया। यहां पर वो कैश लेके ही नहीं आ रहा,
तो हम लोगों ने न्यू पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया। अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। तो जब भी कल को वो पैसा देगा तो कैश टू न्यू पार्टनर हो जाएगा। जब भी वो पैसा देगा, अभी नहीं दिया तो हमने न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कर दिया। समझ में आ गई बात? अगर जो पार्टनर है वो पार्ट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, पूरा गुडविल नहीं लेके आ रहा, कुछ लेके आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ पा रहा, तो क्या करेंगे आप? क्या करो ऐसे केस में? आप क्या करो, सीधा ये एंट्री पास कर देते ना, जितना वो लेके आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो लेके आ रहा है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट जितना भी उसको लेके आना है और चाहिए, न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी भाई, यस नो, जल्दी जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया हम लोग ने। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, और उसके अंदर वो अमाउंट ऐड कर देंगे जो अमाउंट अभी वो नया पार्टनर नहीं लेके आया। वो तो यही है ना यार, यही वाली एंट्री तो है। और क्या है, ये वाली एंट्री जोड़ दी, ये वाली एंट्री को जोड़ दिया ऊपर वाली एंट्री में। बात तो एक ही है। ऊपर वाली एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, नीचे वाली देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दोनों को ऐड कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि इसमें कुछ लेके आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ रहा। समझ में आती है बात? अब एक केस ये हो सकता है जिसके अंदर वो गुडविल को इन काइंड लेके आता है। क्या लेके आता है? इन काइंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल है क्या? इन काइंड लेके आता है तो बहुत ही सिंपल है। इफ पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, इन काइंड लेके आता है मतलब कोई एसेट लेके आता है, तो बिजनेस के लिए वो एसेट है बच्चों। तो बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट को क्या कर देंगे? डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी वो लेके आया, मान लो लैंड लेके आया, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को तो फाइनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटना ही है। देखो आप ये बात समझो, हम अभी थोड़ी ना लैंड बांट रहे हैं, बट उसके नाम पर कैपिटल का हिस्सा लिख दिया कि भाई तेरे को इतना पैसा मिलेगा। तो कल को जब फर्म बंद होगी तो जिस पार्टनर को क्रेडिट किया हुआ है जितना अमाउंट, उतना पैसा उसको देना है। समझ रहे हो? फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, कितना पैसा देना है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर मान लो ये प्रीमियम फॉर गुडविल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी है, 5-5 मान लो। तो ए और बी को 5 लाख मिलेंगे, मिले नहीं है, मिलेंगे। बट अगर पार्टनर्स चाहें तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। सुन लिया? अगर पार्टनर्स चाहे तो गुडविल को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सर अगर पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है सर। आप जो पार्टनर गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर शेयर लेके आया, वो अगर वो लेके जाता है, वापस ले जाता है और उसका पैसा नहीं देता, वो पैसा विड्रॉ कर लेता है, मतलब ये आपने एंट्री पास करी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश, जितना पैसा लेकर गया। समझ में आया? भाई अगर वो कुछ गुडविल लेके जाते हैं तो जितना वो ले जाते हैं घर, उनको पैसे की जरूरत थी, वो घर ले गए, तो उन्होंने रखा ही नहीं, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस में नहीं रखा, वो घर ले गए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश। हालांकि ये कोई केस नहीं है गुडविल का, एडमिशन में कोई गुडविल का केस नहीं है, ये तो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि भाई वो गुडविल लेके जा रहे हैं, ठीक है सर, सिंपल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। बताओ भाई, एडमिशन क्लियर? ये
अलग अलग तरह की एंट्रीज हो सकती हैं। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, आपको देख लिया, गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, आपने देख लिया। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, या इफ पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट ऑफ द गुडविल, इफ पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, इफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आई होप सब लोग लिख रहे होंगे साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट सर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या इन केस ऑफ डेथ, सर इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल की क्या एंट्री होती है? सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक देखो, एक तो यही है, पहला केस तो वही बन जाता है क्या, इफ गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट, ठीक है, एट दैट टाइम जिस वक्त रिटायरमेंट हुई है, डेथ हुई है, उस वक्त अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, यानी परचेज गुडविल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब वैल्यू किया जा रहा है, इफ गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यू किया, वैल्यू करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एक पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, अब पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर पैसा लेके जाएगा ही नहीं जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पैसा देंगे। और कौन देगा रिटायरिंग पार्टनर को, क्योंकि वो जा रहा है तो कुछ पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको फायदा हो गया, तो इसलिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, एक ही बात है। डिसीज पार्टनर का मतलब जिसकी डेथ हो गई है, रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो रिटायर हुआ है। दोनों ही सिचुएशन में आप लोग ये इस तरीके से करेंगे। बताओ, सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है ना। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में दी हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और अगर गुडविल वैल्यू की जा रही है, गुडविल को नहीं, गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है, तो वैल्यूएशन करते हैं तो वो वाला गुडविल है, तो उस केस में गुड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर जो होगा। अब अगर उस गेन में भी कोई सैक्रिफाइस कर गया, तो सैक्रिफाइसिंग तो आप लोग समझते ही हो, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक छोड़ के जा रहा है, तो वो जो 2 है ना, उन 2 को फायदा हो जाना चाहिए, बट हुआ क्या, एक को तो फायदा हो गया, और बट दूसरे को नुकसान हो गया। कैसे, कि जैसे ही उसने ये कोशिश करी कि उसका दूसरा शेयर भी मिल जाए, बट उस पार्टनर ने एग्री किया कि यार, अब हो सकता है वो जो तीसरा पार्टनर वो कहे कि भैया मैं तो आगे ना ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना नहीं चाहता हूं, मेरा रेशियो कम कर दो, मेरे को लगता है लॉस हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनर चला गया। तो उसका रेशियो कम कर दिया, तो उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो उसका फायदा कौन ले गया, एक ही पार्टनर ले गया, तो गेनिंग एक ही हो जाएगा। तब उस केस में रिटायरिंग होगा और एक सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आती है जो हम लोगों ने आज पढ़ा है? आज हम लोगों ने गुडविल की वैल्यूएशन सीखी और गुडविल की जर्नल एंट्री सीखी कि भाई चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, गुडविल की अकाउंटिंग एडमिशन में क्या होता है, फिर रिटायरमेंट में क्या होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? डाउट जिसको भी होगा बच्चों, प्लीज आप आज सब लोग गुडविल के चैप्टर करेंगे, ठीक है, आप लोगों की बुक्स में है, गुडविल के चैप्टर को क्लोज करेंगे, उसके लिए रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी एमसीक्यूज करने हैं गुडविल वाले निपटा दो आज। अगली क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूं वो भी मैं लिख के जा रहा हूं। प्लीज जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको बताना कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यूट्यूब पे डालने वाला नहीं हूं, ठीक है, तो मैं शायद ही यूट्यूब पर कुछ एडिटिंग करके डालूं, क्योंकि आप लोगों से बात भी हो रही है साइमल्टेनियसली। अब देखो, यहां पर मैं जो अगला जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट करवाऊंगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट तीनों के लिए, एडमिशन के लिए सेम ही होती है, इसके बाद रिटायरमेंट के लिए सेम होती है, डेथ। इसके अलावा मैं कराने वाला हूं रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, उसकी ट्रीटमेंट करा दूंगा। ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा, आप लोग समझ ही सकते हो मेरी स्पीड पर आज रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं ये। इसके अलावा मैं एक टॉपिक और करवाऊंगा और वो होगा एडमिशन।
एडमिशन को क्लोज कर देंगे बच्चों अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा एडमिशन को क्लोज कर देंगे। रीवैल्यूएशन समझेंगे फटाफट, रीवैल्यूएशन में मेमोरेंडम भी समझेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व समझेंगे और एडमिशन वाला टॉपिक समझेंगे। एडमिशन वाले टॉपिक को मैं रिवाइज करा दूंगा कि उसके अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं। फिर आप लोग उसे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, आप उससे रिलेटेड क्वेरी मुझे अगले दिन मैसेज करेंगे। तो ये आपका काम है कि अब आपने इसको रिवाइज करना है और अगली क्लास में तैयार होके आना है। तैयार होके मतलब कपड़े वाला तैयार नहीं, तैयार होके आना मतलब पढ़ाई करके आनी। समझ में आ गई बात? तो रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, एडमिशन को कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में के बाद फिर हम लोग ऐसे ही रिटायरमेंट डेथ को क्लोज करेंगे। तो आपकी पार्टनरशिप अगली 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। और फिर सीएस वाले बच्चों के लिए मुझे सिर्फ डिसोल्यूशन करवाना है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सिर्फ सीएस स्टूडेंट्स उसमें बैठेंगे तो डिसोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। डाउट आएगा प्लीज आप लोग मैसेज करेंगे मुझे। हाँ, जेएलपी बेटा इसी के अंदर करवाऊंगा। जब रिटायरमेंट डेथ करेंगे ना, तब मैं आपको जेएलपी कराऊंगा। जो मेरा उसकी अगली क्लास होगी रिटायरमेंट डेथ, उसमें जेएलपी भी करवाऊंगा, पूरी रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज कराने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उसी दिन पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।